हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में और पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है आज? ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक बात और कहनी थी, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको किसी पर्पज़ से देखते हैं, आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी किसी भी पर्पज़ से आप मेरे चैनल पे हैं और आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके काम में आते हैं, तो आप मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अपना। मोर देन 400 रेड ब्लड सेल एंटीजन हैव बीन आइडेंटिफाइड। 400 से भी ज़्यादा रेड ब्लड सेल एंटीजन आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये एंटीजन फॉर्म करते हैं मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम। यानी 400 से ज़्यादा रेड ब्लड सेल एंटीजन को आइडेंटिफाई किया गया है। ये एंटीजन फॉर्म करते हैं 20 से ज़्यादा जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ और आरएच सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसमें देखते हैं एबीओ एंटीजन क्या है। अकॉर्डिंग टू द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप। एबीओ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 डिफरेंट काइंड के ब्लड ग्रुप हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। दिस एंटीजन ऑन द रेड सेल, इनके जो एंटीजन होंगे रेड सेल पे वो कैसे होंगे? ए बी और नो एंटीजन एट ऑल। किस पे नहीं होगा एंटीजन? नो ओ पे। ओ पे कोई एंटीजन नहीं होता। देर आर 2 ग्रुप्स इन ग्रुप ए एंड नेमली A1 एंड A2। ये बोल रहे हैं देर आर 2 सब ग्रुप्स होते हैं ग्रुप ए के, जिनका नाम है A1 A2। ए एंड बी एंटीजन जो होते हैं इनहेरिटेड करते हैं किसकी तरीके? एज पर द मेंडेलियन लॉज के अकॉर्डिंग। हर एक इंडिविजुअल जो होता है इनहेरिट करता है 2 एबीओ जीन। एक कहाँ से आता है? हर एक आता है फ्रॉम ईच पेरेंट। और ये जो जीन होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एबीओ एंटीजन ऑन देयर रेड ब्लड सेल। एब्सेंस ऑफ बोथ द एंटीजन, जब दोनों ही एंटीजन एब्सेंट होते हैं ए एंड बी ऑन द रेड सेल, तो किस में देखने को मिलता है? इस तरीके से हमें ब्लड ओ ग्रुप के अंदर, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर दोनों ही एंटीजन एब्सेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम एबीओ एंटीबॉडीज। एक होती है हमारी नेचुरल एबीओ एंटीबॉडीज। नेचुरल एबीओ एंटीबॉडीज द सीरम कंटेन नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेड सेल ए बी एंटीजन। जो सीरम होता है उसके अंदर नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट रेड सेल ए बी और ए बी एंटीजन। ये जो होती हैं बेसिकली आईजीएम टाइप की होती हैं। ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए किसको बोला जा रहा है? आईजीएम टाइप की होती हैं एंड डड नॉट क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर। एक्वायर्ड एबीओ एंटीबॉडीज क्या है? एन इंडिविजुअल लैकिंग अ पर्टिकुलर एंटीजन। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर एंटीजन लैक कर रहा है तो वो डेवलप कर सकता है एंटीबॉडी जब उसका एक्सपोजर हो जाएगा टू द रेड ब्लड सेल कैरिंग द करस्पॉन्डिंग एंटीजन। इस तरीके का एंटीजन कहलाएगा करस्पॉन्ड एक्वायर्ड एंटीजन कहलाएगा। एक्सपोजर अकर करता है ड्यू टू द पेरेंटल इंट्रोडक्शन की वजह से रेड सेल एंटीजन की। किस वजह से होता है? एक्सपोजर अकर करता है ड्यू टू द पेरेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ द रेड सेल एंटीजन। ये किस तरीके का होता है? दिस में डेवलप ड्यूरिंग। ये किस तरह में डेवलप हो सकता है? ट्रांसफ्यूजन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक्वायर्ड एबीओ एंटीबॉडीज किस तरीके से होती हैं? डेवलप होती हैं ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी। ट्रांसफ्यूजन जब किया जाता है रेड सेल का तो ये जो एक्वायर्ड एंटीबॉडीज हैं वो क्या कॉज करती है? हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। प्रेगनेंसी के दौरान पैसेज ऑफ द फीटल रेड सेल, जब फीटल रेड सेल का पैसेज होता है इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन, फीटल रेड सेल हैविंग पेरेंटल एंटीजन फॉरेन टू द मदर इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसकी रिजल्ट में क्या होता है? ये रिजल्ट करता है मेनली इन आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। किस तरीके की एंटीबॉडीज बनती है? आईजीजी टाइप की बनती है। जब फीटल रेड ब्लड सेल मदर के ब्लड सर्कुलेशन में घूमने लगते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो इनके रिजल्ट में आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज बनती है। ये क्या करती हैं? क्रॉस कर सकती हैं प्लासेंटल बैरियर को। रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है? हीमोलिटिक ऑफ डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न डेवलप होती है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के दौरान हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या डेवलप होता है? हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वायर्ड एंटीबॉडी है वो कौन सी है? एंटी डी, विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। बच्चों के अंदर ज़्यादातर जो हीमोलिटिक डिजीज न्यूबॉर्न की होती है
किस वजह से होती है? एंटी डी की वजह से होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एच जीन क्या है और एच एंटीजन क्या चीज़ है भाई। एच जीन, द एक्सप्रेशन ऑफ ए एंड बी एंटीजन आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एच जीन। ये जो ए और बी एंटीजन का एक्सप्रेशन है ये दो एक चीज़ पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ एच जीन। ज़्यादातर इंडिविजुअल कैसे होते हैं? होमोजाइगस होते हैं फॉर द एच जीन के लिए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी रेड सेल एंटीजन, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है इनके अंदर? सबसे पहले क्या होता है? ए बी जो होते हैं रेड सेल एंटीजन, उनके अंदर क्या होता है? आर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ए बी रेड सेल एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। एंड देयर फॉर्मेशन स्टार्ट विद द बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस। इनकी जो इस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है किस तरीके से होता है? बाय द बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस के थ्रू। नेक्स्ट, बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस जो होते हैं सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? एच सब्सटेंस के अंदर। किसके जरिए? बाय ट्रांसफरेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एच जीन। ये बोल रहे हैं ज़्यादातर इंडिविजुअल जो होते हैं होमोजाइगस होते हैं किसके लिए? एच जीन के लिए। इनका सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है? ये ए बी रेड सेल एंटीजन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। एंड सबसे पहले एंड देयर फॉर्मेशन शुरुआत कहाँ से होगी? बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस से होगी। ये जो बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस होगा सबसे पहले कन्वर्ट होगा एच सब्सटेंस के अंदर बाय ट्रांसफरेज। किसके जरिए? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एच जीन। अब ये जो एच सब्सटेंस है इस पर्टिकुलरली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एंड बी जीन के अंदर। ये एच सब्सटेंस हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए बी जीन के अंदर, ठीक है। ऑन स्पेसिफिक ट्रांसफरेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 इंटू ए एंड बी एंटीजन। किसके इन्फ्लुएंस में? ए बी जीन के इन्फ्लुएंस में। किस में? ए और बी एंटीजन के अंदर। कुछ जो होते हैं एच सब्सटेंस रहते हैं रिमेन अनकन्वर्टेड, कुछ जो होते हैं ऐसे सिंपली रह जाते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। सिंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर कोई भी ए बी एंटीजन नहीं होता, ना ही ए बी एंटी ना तो ए बी जीन होता है ना ही ए बी एंटीजन होता है इस फॉर्म, एंड दे हैव ओनली एच सब्सटेंस। तो फिर उनके अंदर क्या होगा? सिर्फ एच सब्सटेंस होगा। एच सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। मैंने क्या बताया? सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले जो शुरुआत होगी इसकी बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस से होगी, ठीक है। ये ए बी रेड सेल एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ये बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस सबसे पहले एच सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एच जीन। एच सब्सटेंस क्या है? पार्शियली कन्वर्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए बी जीन और ए बी एंटीजन। जबकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर ना तो ए बी जीन है ना ए बी एंटीजन है, तो इसलिए उनके अंदर सिर्फ एच सब्सटेंस होता है। एक पॉइंट दे रखा है नोट इन्होंने, ए बी एंड एच एंटीजन मे बी डिटेक्टेड इन द सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ए बी एंटीजन जो होते हैं और एच एंटीजन इनको हम सलाइवा में और बॉडी फ्लूइड दूसरे जो हैं उसके अंदर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सच इंडिविजुअल, इन तरीके के जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें बोला जाता है सिक्रीटर, वाइल द रिमेनिंग विदाउट इट उन्हें बोला जाता है नॉन सिक्रीटर। अब ये हो गई हमारी बात शुरू एबीओ ग्रुपिंग टेक्निक। अब ये भैया एबीओ ग्रुपिंग टेक्निक कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। फॉरवर्ड जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड सेल टाइपिंग, दूसरी होती है रिवर्स जिसे बोलते हैं सीरम टाइपिंग। फॉरवर्ड सेल टाइपिंग इन विच द एंटीजन ऑन द आरबीसीज आर डिटेक्टेड। फॉरवर्ड वाले में जो एंटीजन होते हैं आरबीसी की सरफेस पे वो डिटेक्ट किए जाते हैं। रिवर्स वाले में क्या किया जाता है? एंटीबॉडीज जो कि सीरम में और प्लाज्मा के अंदर डेवलप होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। बेसिक डिफरेंस इसके अंदर यही है। एबीओ ग्रुपिंग जो होती है परफॉर्म की जाती है बाय मेकिंग, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? बाय मेकिंग अ 2% सलाइन सस्पेंशन ऑफ द रेड सेल एंड एडिंग एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी ए बी सीरम। किस तरीके से बनाते हैं? बाय 2% सलाइन सस्पेंशन ऑफ द रेड सेल, उसके ऊपर उस पर एंड करते हैं एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी सीरम। उसके बाद बोलते हैं क्या क्या मेथड हैं जिनके जरिए हम एबीओ ग्रुपिंग कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए हम एबीओ ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक स्लाइड और टाइल टेक्निक होती है, एक ट्यूब टेक्निक होती है, एक माइक्रोप्लेट मेथड होता है, एक माइक्रो टाइपिंग सिस्टम होता है और ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड मेथड भी होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम स्लाइड और टाइल टेक्निक कैसे की जाती है। इसमें क्या करते हैं? हम टेक अ स्लाइड और वाइट टाइल एंड मार्क इट एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी। एक स्लाइड ले लेते हैं, ये वाइट टाइल ले लेते हैं, उस पर क्या होता है? एंटी ए, एंटी बी और एंटी ए बी मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक ड्रॉप डालते हैं हर एक एंटी ए की, एंटी ए बी की, एंटी बी की सिरा की ऑन द मार्क स्लाइड पे। मार्क स्लाइड पे जहाँ पे हमने मार्क कर लिया है एंटी ए, एंटी बी, उस जगह पे हम एक एक ड्रॉप डालेंगे एंटी ए की, एंटी बी की और एंटी ए बी सिरा की ऑन द मार्क स्लाइड। उसके बाद उसके ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं ऑफ द वॉश 2% रेड सेल सस्पेंशन। अब उसके ऊपर हम डालते हैं एक ड्रॉप 2% रेड सेल सस्पेंशन की
हर एक सीरा के ऊपर, ठीक है। मिक्स करते हैं सेपरेटली विद अ क्लीन एप्लीकेटर स्टिक एंड स्प्रेड करते हैं मिक्सचर को वन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर। वो जो एरिया होता है जिस पे हमें स्प्रेड करना होता है 2 सेंटीमीटर का होता है। फिर उसके बाद रॉक करते हैं स्लाइड को जेंटली एंड लुक फॉर द एग्लूटिनेशन विद इन 5 मिनट। फिर उसके बाद देखते हैं कि एग्लूटिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा विद इन 5 मिनट। इंटरप्रिटेशन क्या होता है अब इसकी वजह से, अब हमने कर लिया है टेस्ट। इंटरप्रिटेशन ये होगा ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इज इंटरप्रिटेटेड डिपेंड करता है अपॉन द एग्लूटिनेशन इन द एंटीसीरा। इंटरप्रिटेशन जो होगा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एग्लूटिनेशन के ऊपर ऑफ द एंटीसीरा। कंट्रोल क्या चीज़ है, हर एक ब्लड ग्रुप टेस्ट शुड बी प्रेफरेबली हैव कंट्रोल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों हर ब्लड ग्रुप के प्रेफरेबली जो होते हैं कंट्रोल होते हैं, दोनों होते हैं पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल क्या चीज़ है भाई, दिस इज रन बाय परफॉर्मिंग द technique by using cell of known group AB and O. This is especially useful कब की जाती है, स्पेशली फॉर द टेस्टिंग द पोटेंसी ऑफ एंटीसेरा। पॉजिटिव कंट्रोल जो होता है ज़्यादातर स्पेशली जब किया जाता है जब हमें टेस्ट करना होता है पोटेंसी ऑफ द एंटीसेरा, उस दौरान हम करते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल क्या है, रन द अबाउट टेस्ट। नेगेटिव कंट्रोल करने का भी तरीका वही है जिस तरीके से अभी हमने स्लाइड टेक्निक के थ्रू जो हमने अभी एबीओ ग्रुपिंग की, रन किया जाता है अबाउट टेस्ट के जरिए ही, ठीक है। बाय एडिंग किसमें क्या किया जाता है, सेलाइन इंस्टेड ऑफ एंटीसीरा। मगर नेगेटिव कंट्रोल में एंटीसीरा की बजाय सेलाइन ऐड किया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन डेवलप कर जाता है तो वो इंडिकेट करता है ऑटो एग्लूटिनेशन और सीडो एग्लूटिनेशन को। नेक्स्ट हमारा आता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इन द ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सेकेंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड ग्रुप है वो RH है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अंदर। दिस इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ एंटीजन। ये क्या है, कंप्लीट सिस्टम है एंटीजन का जिसमें क्या होते हैं, विच इज लेबलेड कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e। जो डी एंटीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं। कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल E एंड स्मॉल e एंटीजन आर वीक एंटीजन होते हैं एंड देयरफॉर द रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन टू दीज एंटीजन इज लेस देन द रिस्क ऑफ सेंसिटाइजेशन टू डू। ये बोल रहे हैं जो सेंसिटाइजेशन का रिस्क होता है वो डी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C एंड E। तो RH-D सिस्टम क्या होता है, RH-A एंटीजन, RH पॉजिटिव इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर D एंटीजन होता है ऑन द रेड सेल के सरफेस पे। RH पॉजिटिव जो होते हैं उनके रेड सेल होते हैं उनके ऊपर उनके D एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। RH पॉजिटिव उन्हें बोला जाएगा इस तरीके से, जो होंगे इंडिविजुअल उन्हें RH पॉजिटिव बोला जाएगा। दिस में बी प्रेजेंट एज होमोजाइगस। अब वो जो होगा एंटीजन वो होमोजाइगस भी हो सकता है, मतलब कैपिटल D भी हो सकते हैं दोनों, और हेटेरोजाइगस मीन्स कैपिटल D स्मॉल d। RH नेगेटिव जो होते हैं इंडिविजुअल वो होते हैं जिनके अंदर लैक करते हैं D एंटीजन, आर कॉल्ड RH नेगेटिव एंटीजन। RH नेगेटिव पर्सन कहलाएंगे, यानी RH पॉजिटिव वो होंगे जिनके अंदर D एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिनके ऊपर D एंटीजन नहीं होगा वो कहलाएंगे RH नेगेटिव, ठीक है, इंडिविजुअल। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, RH इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट रिजल्ट इन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गई अगर डोनर और रेसिपिएंट के बीच में तो इसकी वजह से हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी अगर मदर और फीटस के बीच में होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न डेवलप होती है। नेक्स्ट, अब ये RH-D जो होती है टैपिंग किस तरीके से की जाती है, टेक्निक क्या क्या है, वही स्लाइड और टाइल टेक्निक है। इसमें क्या क्या है, एक ड्रॉप डाली जाती है एंटी-D रिएजेंट की, शुड बी मोनोक्लोकल IgM टाइप होती है। ऑन द स्लाइड वाइट टाइल पे एक स्लाइड ले लेते हैं, वाइट टाइल भी ले लेते हैं, ठीक है, उस पर एंटी-D डालेंगे जो कि किस तरीके की होगी, मोनोक्लोनल IgM टाइप की होगी। फिर उसके बाद एक ड्रॉप ऐड करते फिर उसके बाद एक ड्रॉप डालते हैं 2% वही रेड सेल सस्पेंशन की। फिर उसके बाद मिक्स करते हैं क्लीन एप्लीकेटर के जरिए सेपरेट। फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद ऑब्जर्व करते हैं एग्लूटिनेशन के लिए। इंटरप्रिटेशन क्या होगा इस टेस्ट का, इस मेथड से, प्रेजेंस ऑफ एग्लूटिनेशन, अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो बताएगा कि RH पॉजिटिव सैंपल है, अगर नहीं होगा तो वो नेगेटिव को बताएगा। कंट्रोल नोन एज RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव सैंपल शुड बी रन एज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव कंट्रोल। अब भाई इस ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लड ग्रुपिंग
जो है इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने तो सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप ही ब्लड ट्रांसफर किया। आपने गलत ब्लड ट्रांसफर कर दिया, कोई बंदा ए ब्लड ग्रुप का था, आपने उसको बी ट्रांसफर कर दिया, तो उसकी वजह से रिएक्शन हो सकती है सीवियर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ब्लड ग्रुप क्यों पता होना चाहिए, मेडिको लीगल वैल्यू भी है उसकी, ठीक है, कोई डोनर है, कोई एक्सेप्टेंस है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बात पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप किसका क्या है, इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस है बिफोर ट्रांसफ्यूजन करने से पहले और मेडिको लीगल वैल्यू की वजह से। एक लफ्ज आता है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन क्या है, क्या मतलब है इसका? ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कंप्राइज ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन समझ रहे हैं जैसे ट्रांसफ्यूज करना, इसमें क्या ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ब्लड कैन नॉट बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली। ब्लड एक ऐसी चीज है जिसको आप आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो जो सोर्स ऑफ ब्लड होती है इज फ्रॉम अ हेल्दी ह्यूमन डोनर। इसलिए ब्लड जो हासिल किया जाता है, अगर किसी बंदे के अंदर ब्लड कम है, ब्लड चढ़ाना है, तो उसको हम आर्टिफिशियली ब्लड बना के नहीं चढ़ा सकते सिंपली। तो सोर्स ऑफ ब्लड क्या होगा, एक हेल्दी ह्यूमन डोनर होगा। अब ये एक लफ्ज आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट डोनर से इनटू द सर्कुलेटिंग सिस्टम ऑफ द रेसिपिएंट। डोनर जो देने वाला है और रेसिपिएंट जिसके अंदर ज़रूरत है उन चीज़ों की, उसे बोलते हैं रेसिपिएंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डोनर। ये ज़रूरी है कि ब्लड को जो है डोनर से प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए, उसके फिर कंपोनेंट को प्रिपेयर किया जाए अगर ज़रूरत है, एंड स्टोर ब्लड एंड कंपोनेंट इन अ प्रॉपर वे। प्रॉपरली कलेक्ट करें, अगर सेपरेट करने की ज़रूरत है कंपोनेंट को तो सेपरेट करें, फिर उन्हें प्रॉपरली स्टोर करें ब्लड को और ब्लड कंपोनेंट को, अलग अलग उनके तरीके हैं स्टोर करने के, फिर ट्रांसफ़र करें इस तरीके से कि कोई भी रिस्क और हैज़ार्ड डेवलप ना हो, ठीक है, इसे बोला जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब बात आती है कि क्राइटेरिया क्या है फॉर द सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर, यानी जो ब्लड डोनेट करने वाला हमारा डोनर है, सिलेक्शन उसका कैसे करें भाई, कैसे किसी भी बंदे को आप नहीं ले सकते डायरेक्टली ब्लड डोनेशन के लिए। ये बोल रहे हैं कुछ उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तो ही आप उसको बंदे से आप डोनेट करवा सकते हैं, ठीक है। डोनर सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द मेडिकल हिस्ट्री। सबसे पहली बात, डोनर का सिलेक्शन बेस्ड होता है मेडिकल हिस्ट्री पे, और कुछ फिजिकल रूटीन एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जैसे वेट लिया जाता है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर लिया जाता है, टेम्परेचर और हीमोग्लोबिन इज डन टू नो वेदर द डोनर इज सुटेबल फॉर डोनेटिंग ब्लड। ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं ये जानने के लिए कि डोनर जो है भैया सुटेबल भी है ब्लड डोनेट करने के लिए। कोई बंदा आपका देखिए, आपने अगर ऐसा बंदा ले लिया जो खुद पहले से ही बीमार है, ठीक है, तो उसका तो ठीक नहीं रहेगा ना। जो पहले से खुद बीमार है, जिसको खुद ज़रूरत है, तो सबसे पहले कुछ चेकअप किए जाते हैं, कुछ एग्जामिनेशन किए जाएंगे, अगर वो हमें लगता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस वो हेल्दी है, तो ही भैया वो डोनर कहलाएगा आपके लिए फॉर डोनेशंस। आप उसका डोनर का सिलेक्शन करेंगे, ऑन सिलेक्शन करेंगे किस लिए, फॉर डोनेशन के लिए। डोनर शुड बी हेल्दी, डोनर होना चाहिए सबसे पहली बात हेल्दी। डोनर कितने टाइप के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक डोनर वो होते हैं जिन्हें हम इनकरेज करते हैं, भैया कहीं ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, हमने ब्लड डोनेट दिया तो हमने अपने दोस्त को भी भैया इनकरेज किया, भाई तुम भी दो डोनेट कर दो। तो इस तरीके का जो हमने एक कैंडिडेट तैयार किया, तो क्योंकि भाई सब दे रहे हैं तुम्हें भी देना चाहिए, या फिर भाई कर दो वहाँ से, अच्छी बात है, तब करना चाहिए, सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, बहुत लोगों की हेल्प होती है। इस तरीके के हम किसी से अगर तैयार करते हैं, किसी को अपने साथ वाले बंदे को, या फिर इनकरेज करते हैं, तो इस तरीके का जो डोनर होगा वो कहलाएगा वॉलंटरी। कुछ डोनर होते हैं जो रिप्लेसमेंट डोनर होते हैं, यानी हमको ब्लड चाहिए तो उसने बोलना है कि आप हमें अपना ब्लड अपने 2 बैग्स ब्लड दे दें, तो हम आपको इसके रिप्लेसमेंट में दूसरे किसी और ब्लड ग्रुप के दे देंगे। यानी अगर मान लीजिए हमें AB पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी, ठीक है, हमें 2 ब्लड के पूरे बैग चाहिए थे, तो हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास AB पॉजिटिव वाला तो है नहीं कोई डोनर जिससे हम अपने पेशेंट को ब्लड चढ़ा सकें, तो लेकिन हमारे पास A पॉजिटिव वाला था, तो उन्होंने ब्लड बैंक वालों के ज़रिए इस तरीके से भी हो जाता है कि आप A पॉजिटिव के 2 दे दें और उसके रिजल्ट में, उसके रिटर्न में AB पॉजिटिव ले लें। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। कुछ होते हैं प्रोफेशनल डोनर, यानी वो डोनेट करते हैं और उससे उन्हें प्रॉफिट होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ये भी जानना ज़रूरी है ब्लड डोनेशन करने से पहले कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है, एड्स है, सिफिलिस वगैरह तो कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर इस तरीके की उसे कोई डिजीज़ है
तो उससे हम आप ब्लड नहीं ले सकते, यानी वो डोनेशन के काबिल नहीं होता। कलेक्शन ऑफ ब्लड, अब ब्लड का कलेक्शन कैसे करना है? ब्लड इज कलेक्टेड अंडर एसेप्टिक कंडीशन, यानी ब्लड का जो कलेक्शन किया जाता है बहुत ही एहतियात, बहुत ही एसेप्टिक कंडीशन में किया जाता है। यूजिंग, क्या इस्तेमाल किया जाता है? एक स्टेराइल प्लास्टिक बैग विद एंटी कोगुलेंट, एक प्लास्टिक का बैग होता है जिसमें एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट होता है। नाउ अब इस टाइम जो एंटी कोगुलेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो इसमें ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उस बैग के अंदर कौन सा एंटी कोगुलेंट होता है? उसमें होता है CPDA। मिक्स द ब्लड एंड एंटी कोगुलेंट जेंटली एंड पीरियोडिकली ड्यूरिंग इट्स कलेक्शन। अब जैसे ब्लड का कलेक्शन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ब्लड उसमें बैग में ट्रांसफर हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें जेंटली ब्लड को बैग के अंदर इसको मिक्स करना है, ताकि जो एंटी कोगुलेंट है वो उसमें मिक्स हो जाए। अदरवाइज ब्लड जो है अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कोगुलेट कर जाएगा। अब ब्लड को स्टोर कैसे करना है? ब्लड जो होता है हमेशा स्टोर किया जाता है इन अ रेफ्रिजरेटर एट टेम्परेचर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला है कि अगर इस तरीके से पूछा जाए एंटीकोगुलेंट कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो डिफरेंट एंटीकोगुलेंट और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, जैसे कि सीपीडी मीन्स सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ये एक एंटीकोगुलेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है ब्लड बैंक्स के अंदर। इसके अलावा और कौन सा होता है? CPDA1, CPDA1 मतलब citrate phosphate dextrose adenine। फंक्शन ऑफ द वेरियस केमिकल यूज इन द एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, यानी जो एंटीकोगुलेंट के प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या क्या काम होता है, जैसे जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं। सिट्रेट का क्या काम करता है कि प्रिवेंट करता है क्लोटिंग को बाय क्लिएटिंग विद कैल्शियम। सोडियम बाइफॉस्फेट का क्या काम होता है? ये बफर करता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज लैक्टिक एसिड। डेक्सट्रोज क्या करता है? नीडेड होता है किस लिए? फॉर एटीपी जनरेशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ द रेड सेल। डेक्सट्रोज क्या करता है? एटीपी को जनरेट करता है ताकि रेड ब्लड सेल जिंदा रहें। एडेनिन का काम क्या होता है? ये सबस्ट्रेट फॉर द रेड सेल सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये क्या है? सबस्ट्रेट है रेड सेल के लिए फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए। एसिड्स, सिट्रेट डेक्सट्रोज जो होता है अब इस जमाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्री डोनेशन चेकअप, डोनेट करने से पहले भी कुछ चेकअप होते हैं। क्या क्या होते हैं? द फॉलोइंग टेस्ट आर रूटीनली कैरिड आउट डोनर्स ब्लड के अंदर। कौन कौन से भाई किए जाते हैं? ABO RH ग्रुपिंग की जाती है। टेस्ट किया जाता है HBS AG के लिए, एंटी HCV के लिए, एंटी HIV के लिए, HIV2, सीरम एलिन एमाइनो ट्रांसफरेज और मलेरिया और सिफिलिस। ये सारे टेस्ट हैं जो डोनेशन से पहले किसी भी पेशेंट के चेकअप किए जाते हैं, कि भाई ये सब टेस्ट करके उससे पहले हेल्दी करार किया जाता है, फिर उसके बाद उसका डोनेशन करवाया जाता है। रेसिपिएंट ब्लड जो होता है, द रेसिपिएंट ABO RH ग्रुप इज कैरिड आउट। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ एनी ब्लड। अगर ट्रांसफ्यूजन करना है ब्लड को या ब्लड कंपोनेंट को, तो उससे पहले ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है कि वेदर दे आर कंपैटिबल विद इट रेसिपिएंट ब्लड, यानी इसको जानना भी ज़रूरी है कि ये भैया कंपैटिबल भी है, उसके लिए सेफ भी है, कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो इससे पहले क्या की जाती है? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। ये कैसे की जाती है? दिस इज अचीव्ड बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ प्रोसीजर नोन एज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। एक प्रोसीजर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट ऑफ प्रोसीजर के जरिए परफॉर्म की जाती है, जिसे बोलते हैं हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कभी कभी टर्म कंपैटिबिलिटी टेस्ट और क्रॉस मैचिंग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कभी हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जगह क्रॉस मैचिंग भी बोल देते हैं, क्रॉस मैचिंग की जगह कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बोल देते हैं। लेकिन क्रॉस मैचिंग जो है एक पार्ट है कंपैटिबिलिटी टेस्ट का, ठीक है। नॉट compatibility test and cross matching are both are same, it is a part of compatibility test। compatibility test में क्या क्या आते हैं? review of patient past blood bank history and the record। सबसे पहले इसके अंदर हम पेशेंट का पहले कोई ब्लड बैंक रिकॉर्ड तो है उसको चेक करते हैं, या उसकी हिस्ट्री क्या है ब्लड बैंक वो देखते हैं। ABO एंड RH टैपिंग ऑफ द रेसिपिएंट एंड डोनर। ABO RH टैपिंग करते हैं रेसिपिएंट की और डोनर की। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं रेसिपिएंट और डोनर सीरम की, और क्रॉस मैचिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस मैचिंग क्या है? क्रॉस मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे मैंने भी बताया, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले क्रॉस मैचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मैचिंग शुड बी कैरिड आउट टू इंश्योर दैट देर इज नो एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम। क्रॉस मैचिंग किस लिए की जाती है? ये जानने के लिए, कि बताने के लिए दैट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है पेशेंट के सीरम में, दैट विल रिएक्ट विद द डोनर सेल व्हेन ट्रांसफ्यूज। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी? रिएक्ट कर जाएगी डोनर के
सेल से विद जब उसे ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। तो इसलिए पहले क्रॉस मैचिंग कर ली जाती है ये जानने के लिए कि कोई एंटीबॉडी तो प्रेजेंट नहीं पेशेंट के सीरम के अंदर। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉस मैचिंग। इंपॉर्ट कर ली हमने क्रॉस मैचिंग क्या है, क्रॉस मैचिंग किस तरीके से की जाती है, क्या इंपॉर्टेंस है, अब बताते हैं आपको। इट इज द फाइनल चेक ऑफ एबीओ कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट। इंपॉर्टेंस ये है, ये क्या है, फाइनल चेक है एबीओ कंपैटिबिलिटी का डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एनी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज इन द रेसिपिएंट सीरम। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ किसी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट और अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज को इन द रेसिपिएंट सीरम दैट में रिएक्ट विद द डोनर सेल, जो रिएक्ट कर जाता है किससे, डोनर सेल से, देयर बाय preventing any transfusion reaction. A TROCAS matching is performed with the recipient serum and the donor red cell. कितने तरीके की होती है क्रॉस मैचिंग? क्रॉस मैचिंग प्रोसीजर में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दो तरीके की होती है, नेमली मेजर एंड द माइनर क्रॉस मैचिंग। इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू मॉनिटर द रेसिपिएंट। ये जरूरी होता है कि रेसिपिएंट को आप मॉनिटर करते रहें एंड आफ्टर ट्रांसफ्यूजन सो दैट एनी कॉम्प्लिकेशन कैन बी डील्ड कंफर्टली। यानी आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ज़रूरी होता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी थोड़े टाइम पेशेंट को जो होता है अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो तो उसके फ़ौरन ही उसे मैनेज कर लिया जाए। क्रॉस मैच बताया उन्होंने कितने तरीके का हो, मैंने बताया भी दो तरीके का। मेजर क्रॉस मैच होता है, एक माइनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच बोलते हैं इसमें डोनर का रेड सेल लिया जाता है और रेसिपिएंट का सीरम लिया जाता है, जबकि माइनर में उल्टा होता है, डोनर का सीरम और रेसिपिएंट का रेड सेल लेते हैं। ब्लड कंपोनेंट क्या है, वेरियस ब्लड कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, कौन कौन से, जैसे रेड सेल कंसंट्रेट और जिसे बोलते हैं पैक्ड रेड सेल ब्लड बोलते हैं, प्लेटलेट कंसंट्रेट होते हैं, नंबर 3 प्लाज्मा होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होते हैं, और क्रायो प्रेसिपिटेट। जैसे होल ब्लड जो होता है डिवाइडेड है टू पार्ट में, होल ब्लड से मिलती हैं दो चीज़ें, एक पीसीआर मिलता है और रेड सेल कंसंट्रेट मिलता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिलता है। और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को फर्दर हम दो पार्ट में निकालते हैं, प्लेटलेट कंसंट्रेट निकालते हैं और निकालते हैं फ्रेश प्लाज्मा और प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। अब फ्रेश प्लाज्मा से भी दो चीज़ें मिलती हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मिलता है और क्रायो प्रेसिपिटेट। प्लेटलेट कंसंट्रेट क्या है, प्लेटलेट कंसंट्रेट में बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल डोनर और अ पूल्ड प्लाज्मा। प्लेटलेट कंसंट्रेट को आप सिंगल डोनर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और पूल्ड प्लाज्मा से भी। प्लेटलेट कैन बी ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल डोनर बाय द प्लेटलेट एफेरेसिस। प्लेटलेट को आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम अ सिंगल डोनर से बाई प्लेटलेट एफेरेसिस के जरिए। इंडिकेशन क्या है, प्लेटलेट कंसंट्रेट ट्रांसफ्यूजन कब किया जाता है, यानी प्लेटलेट कंसंट्रेट ट्रांसफ्यूजन की क्या क्या इंडिकेशन है, जब ब्लीडिंग हो जाती है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब बोलेंगे, जब प्लेटलेट काउंट आपका लेस देन होता है 20,000 क्यूबिक पर मिलीमीटर। अगर इम्यून मीडिएटेड हो, यानी इन पेशेंट विद ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट शुड बी रिजर्व फॉर द पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। यानी सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इम्यून मीडिएटेड के अंदर ये सेकेंडरी है टू द बोन मैरो फेल्यूर, कीमोथेरेपी इंड्यूस है, ड्यू टू ल्यूकेमिया है, डायलिटेशनल है, एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन है जब आप प्लेटलेट कंसंट्रेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, डेसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन है तब करेंगे, या फिर सर्जिकल कोई इन्वेसिव प्रोसीजर है इन द थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट के अंदर। तो ये सारी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर आप प्लेटलेट कंसंट्रेट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। सो इन दिस वे आई ट्राई टू कवर ब्लड ग्रुप्स, बेसिकली एबीयू एंड द RH ब्लड ग्रुप। तो मेरा वीडियो आपको अगर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।